नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर क्वालिटी इंजीनियर्स के पार्ट 3 की। इससे पहले मैंने 2 पार्ट बनाए थे, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2, जिस पे आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस वीडियो में हम पार्ट 3 की बात करेंगे और इसमें हम जो है ये टॉपिक कवर करेंगे: पीपीएम, काइजन, इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, स्किल मैट्रिक्स, लक्स, पैरेललिज्म एंड फ्लैटनेस, एचआरबी, एचआरसी, एट्रीब्यूट इंस्ट्रूमेंट और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीपीएम की। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन यानी 10 लाख में हमारे कितने जो है पार्ट्स डिफेक्टिव निकले, कितने पार्ट हमारे जो है रिजेक्ट निकले, उसको हम कहते हैं पीपीएम। अगर हम पीपीएम की बात करें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री या मैकेनिकल इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे ये जो है एक की प्रोसेस इंडिकेटर होता है जो हमारे क्वालिटी के परफॉर्मेंस को मेजर करने के काम आता है। जनरली 1000 पीपीएम जो होता है हमारा, वो हमारे गुड की कैटेगरी में आता है। बट कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके पार्ट बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, वहाँ पे हम पीपीएम को रिड्यूस करके 100 तक लाने की कोशिश करते हैं बहुत ही कम खर्च के साथ। जैसे अगर मान लीजिए एरोप्लेन हो गया, शिप इंडस्ट्री हो गई, और कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जिनके पार्ट बहुत ही क्रिटिकल फंक्शन में काम आते हैं, वहाँ पे हम पीपीएम को जो है बहुत ही लो लेके चलते हैं, बहुत ही माइनर पीपीएम को लेके हम चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पीपीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं कि हमने कोई ऐसा एक प्रोडक्ट बनाया जिसकी क्वांटिटी है 25 लाख और जिसमें हमारे रिजेक्शन निकल गए 12,500। तो इसका हम पीपीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम देख लेते हैं। तो पीपीएम बराबर होता है टोटल रिजेक्शन इंटू 10 लाख डिवाइडेड बाई टोटल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे टोटल रिजेक्शन हमारा हो जाएगा 12,500 और यहाँ पे हमारा 10 लाख से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उस पूरे को डिवाइड कर देंगे 25 लाख से, यानी जो हमारा टोटल प्रोडक्शन हुआ। तो यहाँ पे हमारा पीपीएम निकल के आ जाएगा 5000। तो इस तरह से हम पीपीएम को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं काइजन की। काइजन एक जो है जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है इम्प्रूवमेंट, यानी जो है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, सुधार किसी चीज़ में लाना। अगर हम बिजनेस के सेंस में या इंडस्ट्री के सेंस में बात करें काइजन की, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ जो किसी न किसी तरह कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट में हमारा योगदान दे रही हो, उसको हम काइजन बोल सकते हैं। और काइजन ऐसा नहीं है कि केवल एक पर्टिकुलर लेवल तक सीमित रहता है, ये सीईओ से लेकर जो असेंबली लाइन के वर्कर्स होते हैं इन पे भी लागू होता है। हर एक व्यक्ति को अपने जो है वर्क बिहेवियर में चेंज लाना चाहिए, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, काइजन कहते हैं। काइजन का एम होता है जो वेस्ट होते हैं उनको एलिमिनेट करना और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना। काइजन का सबसे पहली बार यूज सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जापानीज जो है बिजनेस इंडस्ट्रीज में किया गया था। काइजन की अगर हम जनक की बात करें तो मसाकी इमाई जो है ये काइजन के जनक माने जाते हैं, काइजन के डेवलपर माने जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जापानीज वर्ड है काइजन जिसका सिंपली मतलब होता है चेंज फॉर बेटर, कुछ अच्छे के लिए परिवर्तन। इसको हम हेल्थ केयर में अप्लाई कर सकते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, साइकोथेरेपी में अप्लाई कर सकते हैं, लाइफ कोचिंग, गवर्नमेंट, बैंकिंग और अदर जो इंडस्ट्रीज हैं इसका यूज वहाँ पे होता है। चलिए यहाँ पे मैं आपको काइजन का एक सीट दिखाता हूँ जहाँ पे बेसिकली अभी मैं करंट में काम कर रहा हूँ। वहाँ पे काइजन को इम्प्लीमेंट किया गया था, उसको एक हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे वहाँ जो है सीट मेटल और फैब्रिकेशन का काम होता है। तो वहाँ पे इस तरह के एलपीजी CO2 के सिलेंडर्स आते रहते हैं। तो पहले जो सिलेंडर्स होते थे वो इस तरह से रखे जाते थे, वो जो है एक ऑर्डर में एक जो है पर्टिकुलर तरह से नहीं रखे जाते थे। इसको हमने क्या किया, इसके लिए हमने पायलट बना दिया सिलेंडर को रखने के लिए। तो ये जो है पायलट, इससे क्या होता है हमारा रिस्क भी कम हो जाता है, ख़तरा होने का जो है चांस भी कम हो जाता है और इसको जो है हमको ट्रांसपोर्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी रहती है। और इससे में जो है सारे सिलेंडर आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो ये जो है इसको यूज भी करने में आसानी होती है। तो ये जो है काइजन का आप देख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन है मेरे कंपनी में। तो कुछ इस तरह से इसका फॉर्मेट होता है। यहाँ पे इसके बेनिफिट देख सकते हैं, एम्प्लॉय सेफ्टी, लोडिंग एंड अनलोडिंग बिकम ईजी, ये सारी जो है चीज़ें होती हैं। तो ये जो है हमारा काइजन का फ़ायदा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है स्किल मैट्रिक्स और कॉम्पिटेंसी मैपिंग में।
तो इनका डिफरेंस जानने के लिए पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं कि स्किल मैट्रिक्स क्या होता है और कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या होती है। स्किल मैट्रिक्स का बेसिकली मतलब होता है कि कोई भी वर्कर है, ऑपरेटर है या एम्प्लॉई है, उसको किसी जॉब को परफॉर्म करने की क्या एबिलिटी है, उसको हम स्किल मैट्रिक्स कहते हैं। वहीं जो कॉम्पिटेंसी मैपिंग होता है, किसी पर्टिकुलर जॉब को जो है परफॉर्म करने के लिए कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम कॉम्पिटेंसी मैपिंग कहते हैं। जैसे सपोज करिए कोई एक जॉब है, लेकिन कोई एक वर्कर या ऑपरेटर है, वो उसको जो है उसके पास वो स्किल नहीं है कि उस जॉब को जो वो परफॉर्म कर सके। उसके पास स्किल है लेकिन और सारी स्किल है जो कि उस जो है जॉब के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक तो हो गया कि हमारे पास है क्या, जिसको हम बोलते हैं स्किल मैट्रिक्स, स्किल क्या है हमारे पास। और दूसरा हमारा कॉम्पिटेंसी मैपिंग, यानी हमको क्या रिक्वायर है, वो जॉब को परफॉर्म करने के लिए किस टाइप का स्किल रिक्वायर है। तो ये बेसिकली अंतर होता है स्किल मैट्रिक्स और कॉम्पिटेंसी मैपिंग में। स्किल मैट्रिक्स और कॉम्पिटेंसी मैपिंग जो है एक मैनेजरियल टूल है, जिससे हम जो है जो हमारे वर्कर, एम्प्लॉय या जो हमारे स्टाफ होते हैं, इनके स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हम इन दोनों का यूज करते हैं। अगर हम बात करें स्किल मैट्रिक्स में कितने लेवल होते हैं, तो इसमें 4 लेवल होते हैं। पहला जो लेवल है यहाँ पे बीइंग ट्रेनिंग, यानी किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लेकिन वो उस जॉब को अभी परफॉर्म नहीं कर सकता है। दूसरा लेवल हमारा जो होता है एबल टू परफॉर्म टास्क विद सुपरविजन, यानी कोई जो हमारा एम्प्लॉय है या जो वर्कर है, वो कोई टास्क तो परफॉर्म कर सकता है लेकिन किसी के गाइडेंस में, किसी के सुपरविजन में वो किसी टास्क को परफॉर्म कर सकता है। इस तरह के जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं या इस तरह की स्किल जो होती है वो हमारे लेवल 2 में आती है। तीसरा हमारा यहाँ पे लेवल जो होता है एबल टू परफॉर्म टास्क विदाउट सुपरविजन, यानी विदाउट सुपरविजन, बिना गाइडेंस के वो किसी पर्टिकुलर टास्क को, किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरह के लोग जो है लेवल 3 में आते हैं। लेवल 4 हो गया हमारा यहाँ पे एबल टू ट्रेन अदर्स, वो तो परफॉर्म कर सकता है विदाउट सुपरविजन, लेकिन उसके साथ साथ वो दूसरों को भी सिखा सकता है, दूसरों को भी ट्रेन कर सकता है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो ये जो है 4th लेवल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्किल मैट्रिक्स का एक चार्ट है यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे एक टीम के जो है ABCDEFGH मेंबर्स की जो यहाँ पे स्किल मैट्रिक्स दी गई है और यहाँ पे क्या क्या जॉब है उनको भी दिया गया है। यहाँ पे जो फंक्शन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, रिक्रूटमेंट, काउंसलिंग, ये जो है फंक्शन है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ए मेंबर की, तो ये क्या कर सकता है, यहाँ पे इसके लेवल 3 है, यानी ये बिना सुपरविजन के, अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में देखें, बिना सुपरविजन के प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकता है, बिना सुपरविजन के राइटिंग कर सकता है, बिना सुपरविजन के ये जो है पब्लिक स्पीकिंग कर सकता है, लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर सकता है। अगर अकाउंटिंग में हम आए टीम मेंबर ए की, तो ये जो है लेवल 2 में आ जाता है, यानी ये सुपरविजन में जो है ये काम कर सकता है अकाउंटिंग का। यहाँ पे जो ब्लैंक सर्किल आपको दिख रहा है रिक्रूटमेंट और काउंसलिंग में, यानी इसको रिक्रूटमेंट और काउंसलिंग के बारे में पता नहीं है, ये जो है ये काम नहीं कर सकता है। वैसे ये टीम मेंबर बी की है। इस तरह से स्किल की हम मैपिंग करते हैं। और स्किल की मैपिंग जो करते हैं, ऐसा नहीं है किसी जो एम्प्लॉई है उसको हम बस ऐसे ही मैपिंग कर दिए, उसको पहले वो टास्क परफॉर्म करवाते हैं, फिर देखते हैं वो क्या वो टास्क को परफॉर्म कर पा रहा है, सुपरविजन में कर पा रहा है, विदाउट सुपरविजन में। तो इसके हिसाब से हम स्किल मैट्रिक्स चार्ट तैयार करते हैं। तो ये तो हमारा होता है स्किल मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कई बार इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि 5S क्या होता है, 5S में 5S के जो मीनिंग क्या होते हैं वो बताइए। तो 5S में पहला जो यस होता है, इसका मतलब होता है शॉर्ट, यानी जो अनवांटेड, यानी आवश्यक और जो अनावश्यक चीज़ें हैं जो किसी एक वर्क प्लेस पे रखी हुई हैं उनको सॉर्ट करना, उनको अलग अलग करना। दूसरा जो हमारा यस होता है उसका मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, उनको जो है एक ऑर्डर में रखना, यानी यूज के हिसाब से कौन सी चीज़ पहले यूज होने वाली है, कौन सी चीज़ बाद में, किस चीज़ का हम जो है यूज किस ऑर्डर में कर रहे हैं उस ऑर्डर में रखेंगे, सेट इन ऑर्डर। तीसरा यस जो होता है उसका मतलब होता है साइन, यानी साफ सफाई रखना, क्लीन रखना वर्क प्लेस को, इंस्ट्रूमेंट को। तो तीसरे यस का मतलब होता है साइन। और यहाँ पे 4th यस का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज, यानी किसी भी जो है परफॉर्म को टास्क करने के लिए एक जो प्रोसेस होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड प्रोसेस तैयार कर लेना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज। यहाँ पे जो 5th यस होता है उसका मतलब होता है सस्टेन, यानी सेल्फ डिसिप्लिन,
यानी आगे के जो चारों यस हैं, शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, इनको सस्टेन करना है, इनको बनाए रखना। ऐसा नहीं कि हमने एक दिन 5 years फॉलो कर लिया, अगले दिन से वही कहानी फिर शुरू हो गई, चीज़ें यहाँ के वहाँ रखी हुई हैं, बिखरी हुई हैं। तो इसको मेंटेन करे रखना है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन या सस्टेन। तो ये जो है 5 years का मतलब होता है सिंपल भाषा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई वी डू रेड बिन एनालिसिस। हम रेड बिन एनालिसिस क्यों करते हैं? तो रेड बिन एनालिसिस हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो डेली रिजेक्शन हो रहे हैं उनके रूट कॉज को हम पता लगा सकें और उसको सॉल्व कर सकें, और जो हमारे रिजेक्शन आ रहे हैं उनको हम रिड्यूस कर सकें। रेड बिन एनालिसिस जो होती है ये डेली बेसिस पे भी होती है और वीकली बेसिस पे भी होती है, लेकिन जो बेहतर होता है वो डेली बेसिस वाला रेड बिन एनालिसिस हमारा बेहतर होता है। और कभी कभी ये शिफ्ट वाइज भी होती है, लेकिन शिफ्ट वाइज जनरली हम प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर नाइट शिफ्ट में हम रेड बिन एनालिसिस करते हैं तो हमारे मैनेजरियल पोस्ट के जितने भी एग्जीक्यूटिव होते हैं वो जनरली नाइट शिफ्ट में नहीं होते हैं, तो इसलिए हम इसको दिन में करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर HRB विच टाइप ऑफ इंडेंटर यूज्ड एंड फॉर HRC विच टाइप ऑफ इंडेंटर यूज्ड। जैसे हम किसी भी मटेरियल की जब हार्डनेस चेक करते हैं तो मटेरियल के हिसाब से हम इंडेंटर का यूज करते हैं। जनरली क्या होता है, जो लेस हार्ड मटेरियल होते हैं वहाँ पे हम जो स्केल होता है HRB का यूज करते हैं, और जिनकी हार्डनेस ज़्यादा होती है, हाई होती है, वहाँ पे हम जनरली जो है रॉकवेल हार्डनेस स्केल C का यूज करते हैं, यानी HRC का यूज करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से इंडेंटर यूज होते हैं HRC और HRB में। तो ये HRB में जो यूज होता है 1/16 का बॉल इंडेंटर यूज होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और जो HRC में यूज होता है वो जो है 120 डिग्री का डायमंड इंडेंटर यूज होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो इंडेंटर होते हैं ये किस काम आते हैं, क्योंकि जब हम लोड देते हैं तो इसी इंडेंटर की सहायता से जो हमारा मटेरियल में पेनिट्रेशन होता है वो होता है। तो ये बेसिकली इंडेंटर जो होते हैं पेनिट्रेट करने के काम आते हैं, तो आपको याद रखना है। तो HRB में यूज होता है 1/16 इंच का बॉल इंडेंटर, और HRC में यूज होता है 120 डिग्री का डायमंड इंडेंटर। और जो HRB में लोड होता है वो 100 kgf का होता है। 100 kgf का मतलब 100 किलो फोर्स, ठीक है। और जो HRC में लोड होता है वो होता है हमारा 150 kgf का, 150 किलो फोर्स। तो ये जो हमारे लोड यूज होते हैं, पहले हम माइनर लोड देते हैं फिर हम मेजर लोड देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरेललिज्म एंड फ्लैटनेस। फ्लैटनेस और पैरेललिज्म में क्या अंतर होता है? जब भी हम पैरेललिज्म चेक करते हैं तो किसी एक रेफरेंस पॉइंट से चेक करते हैं, एक रेफरेंस सरफेस से चेक करते हैं। वहीं जब हम फ्लैटनेस चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट रिक्वायर्ड नहीं होता है, यानी इसमें डेटम रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो पैरेललिज्म और फ्लैटनेस, इनमें बेसिक अंतर यही होता है कि पैरेललिज्म में हमको रेफरेंस सरफेस रिक्वायर्ड होता है, यानी डेटम रिक्वायर्ड होता है। वहीं हमको फ्लैटनेस में डेटम रिक्वायर्ड नहीं होता है, रेफरेंस सरफेस रिक्वायर्ड नहीं होता है। पैरेललिज्म क्या होता है, जैसे हम ज्योमेट्री में हमने बहुत बार पढ़ा है कि अगर दो लाइन या दो सरफेस है उनके बीच का गैप जो है इनफाइनाइट तक बराबर है, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं, तो वो जो है एक दूसरे के पैरेलल होगी। वैसे ही फ्लैटनेस क्या होता है कि कोई भी सरफेस या कोई भी प्लेन है वो कितनी सीधी है, उसको हम बोलते हैं फ्लैटनेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एट्रीब्यूट इंस्ट्रूमेंट। एट्रीब्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट दो तरह के होते हैं बेसिकली, वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट, एट्रीब्यूट इंस्ट्रूमेंट। जो एट्रीब्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये हमको डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बताते हैं, लेकिन वहीं पे जो वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमको न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हैं। जो एट्रीब्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पे हमारा गो और नो गो का यहाँ पे क्वालिफिकेशन होता है। अगर गो है तो वो चीज़ क्वालिफाई कर रही है यानी वो ओके है, अगर नो गो है यानी वो चीज़ क्वालिफाई नहीं कर रही है तो वो ओके नहीं है। वहीं वेरिएबल में हमको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। तो ये जो है वेरिएबल और एट्रीब्यूट इंस्ट्रूमेंट में अंतर होता है। एट्रीब्यूट में आपके आ जाते हैं प्लग गेज, स्नैप गेज, रिंग गेज। वहीं जो हमारा वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है वो उसमें हमारा आ जाता है माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, प्रोफाइल प्रोजेक्टर, हाइट गेज, ये सारे जो हैं वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज लक्स। लक्स क्या होता है? लक्स जो होता है बेसिकली जो हमारे वर्क प्लेस पे लाइट होती है उसके इंटेंसिटी को मेजर करता है, और लक्स लेवल को चेक करने के लिए हम लक्स मीटर का यूज करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा जो है लक्स मीटर है इसका यूज करते हैं हम लक्स के लेवल को चेक करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये कॉमन रिकमेंडेशन है। जो लक्स लेवल होता है वो डिफरेंट प्लेस में क्या होना चाहिए उसका। अगर ऑफिस वर्क है, क्लासरूम है तो 250 लक्स,
पीसी वर्क है, लाइब्रेरी है, लेबोरेटरीज़ है, वहाँ पे 500 लक्स। मैकेनिकल वर्कशॉप है तो 750 लक्स। डिटेल्ड मैकेनिकल वर्कशॉप है तो वहाँ पे 1000 लक्स तक हम जो है एवरेज में लेते हैं। वेरी डिटेल्ड मैकेनिकल वर्क है तो वहाँ पे 1500 से 2000। कॉन्फ्रेंस रूम में जनरली हमारा 300 लक्स लेवल होता है। ट्रेनिंग रूम में हमारा 500 लक्स लेवल होता है। नॉर्मल वर्क स्टेशन में हमारा 500 होता है। टॉयलेट में हमारा जो है 200 लक्स लेवल होता है। ये जो है रिकमेंडेड लक्स लेवल है डिफरेंट प्लेसेस पे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कई बार अगर हम मैकेनिकल इंजीनियर है, अगर हम डिज़ाइन में जाते हैं या आज हम क्वालिटी में जाते हैं तो वहाँ पे कई तरह के जो है मशीनिंग प्रोसेस होते हैं। तो वहाँ पे हमको चैम्फर और फिलेट नाम की चीज़ भी देखने को मिलती है। कई बार इनमें डिफरेंस पूछ दिया जाता है, बहुत कन्फ्यूजन होती है कि चैम्फर क्या होता है, फिलेट क्या होता है। तो फिलेट बेसिकली क्या करता है, दो सरफेस को राउंड एज से कनेक्ट करता है। वहीं चैम्फर जो हमारा होता है ये दो सरफेस को जो है एक एंगल्ड एज से कनेक्ट करता है। जनरली चैम्फर जो है 45 डिग्री पर लगता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये जो है इन जनरल 45 पे ही हम लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो है फिलेट है, यहाँ पे आपको राउंड शेप ये देखने को मिल रहा होगा। ये जो है चैम्फर है, यहाँ पे आपको ऐसे एंगल शेप देखने को मिल रहा है। तो ये जो है चैम्फर और फिलेट में अंतर होता है। इनके एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, इस तरह के कंपोनेंट कहाँ पे अप्लाई होते हैं। फिलेट आर दी बेटर फॉर दी पार्ट्स दैट आर लोडेड बियरिंग, यानी जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा लोड बियरिंग की आवश्यकता होती है वहाँ पे हम फिलेट का यूज करते हैं। वहीं चैम्फर का यूज वहाँ पे हम करते हैं जहाँ पे पार्ट को जो है असेंबल्ड होना है, जो मेटिंग पार्ट्स होते हैं वहाँ पे हम जो है जनरली चैम्फर का यूज करते हैं। तो ये जो है चैम्फर और फिलेट में अंतर होता है और ये जो है इनका एप्लीकेशन होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। व्हाट इज हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है, अभी हमने बात की थी एचआरसी और एचआरबी की। हार्डनेस जो होती है एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। इसका सिंपल भाषा में ये मतलब है कि कोई भी मटेरियल है, अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो है उस डिफॉर्मेशन का कितना अपोज करता है, कितना रजिस्ट करता है, उसको हम हार्डनेस कहते हैं। जब हम पढ़ते थे तो हमारे एक सर थे, वो बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल बताते थे हार्डनेस को समझने के लिए। वो कहते थे कि अगर कोई तरबूज है उस पर अगर हम चाकू से मारते हैं तो क्या होता है, तरबूज में जो है चाकू हमारा धंस जाता है। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है, जो हमारा चाकू है वो मेटल का है, वो हार्ड है, और हमारा जो तरबूज है वो हार्ड नहीं है। तो इसलिए हमारा जो है वो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, चाकू जो है तरबूज में धंस जाता है। तो ये जो है बेसिकली सिंपल तरीका है समझने का। कुछ मटेरियल जो होते हैं कम हार्ड होते हैं, कुछ जो है ज़्यादा हार्ड होते हैं। जैसे प्लास्टिक होता है ये कम हार्ड होता है, और जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा हार्ड होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या अंतर होता है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। सपोज करिए कोई मटेरियल है, इस पर हमने फोर्स लगाया तो वो उसमें डिफॉर्मेशन आ गया, लेकिन जैसे ही हम उस फोर्स को हटाते हैं तो वो जो है ऑटोमेटिकली अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, यानी जो शेप उसका पहले था उस शेप में आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। जैसे किसी अगर रबड़ को हम जो है खींचते हैं, स्ट्रेंच करते हैं, तो वो जो है फैलता है, लेकिन जैसे हम फोर्स हटाते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है। तो ये जो है सबसे अच्छा जो है एग्जाम्पल है इलास्टिक डिफॉर्मेशन का। अगर हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करें तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है ये इरिवर्सिबल होता है, यानी अगर इस पर आप फोर्स लगाते हैं तो डिफॉर्मेशन होगा, और फोर्स आपके हटाने के बाद भी वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को हम परमानेंट डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं ग्राफ है प्लास्टिक और इलास्टिक डिफॉर्मेशन का, इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो है स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस की लाइन है ये हमारा स्ट्रेन की लाइन है। ये जो ब्लू वाला पोर्शन है आपको ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन यूज करता है। ये एक मटेरियल का ही ग्राफ यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि ऐसा कोई मटेरियल है, ये यहाँ पे आपका हो जाएगा इलास्टिक जोन, यानी यहाँ तक जो उसमें डिफॉर्मेशन होगा वो इलास्टिक होगा। यहाँ तक अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं उसके बाद छोड़ते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। लेकिन आप जैसे ही ग्रीन जोन में जाएंगे तो वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला जाएगा, यानी वो परमानेंट जो है वो डिफॉर्म हो जाएगा, परमानेंट के लिए उसमें शेप चेंज हो जाएगा। और ये जो होता है हमारा फ्रैक्चर लिमिट होता है, इसके बाद अगर आप फोर्स लगाते हैं तो वो फेल कर सकता है, फेल्योर हो सकता है, टूट सकता है। तो ये जो होता है हमारा इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में अंतर होता है। तो चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई भी गलती हो गई तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। और कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए वो आप बता सकते हैं। इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।